नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेज नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं केपी न्योल और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय है और इस भूगोल काफी बातें पढ़ी है। आप सभी भाई बहनों को पता है कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश और इस भौतिक प्रदेश के अंदर बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है। इससे पहले एक भौतिक प्रदेश की बातें पढ़ी। आपको पता है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? आपका आंसर आना चाहिए सर, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जिसके अंदर 4 कौन कौन से थे? उत्तरी पश्चिमी रुसलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और आज की क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारे सामने, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। और पेपर के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बातें पूछी जाती है। तो सभी भाई बहनों से एक बार गुजारिश है कि सभी भाई बहन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहन ऑनलाइन आ सकें और सबको पता चल जाए कि क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। भाई हाँ भाई, एक बार सभी भाई बहन क्लास को शेयर कीजिए। हाँ जी दोस्तों, आइए भाई, आज की जो क्लास है हमारे पास, इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्या देखने वाले हैं। हमारे पास कौन सा पार्ट है सर? आपने थंबनेल में देखा है कि हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश नंबर 2। भौतिक प्रदेश नंबर कितना है हमारे पास? 2 नंबर है। 2 नंबर में कौन सा भौतिक प्रदेश पढ़ना है? आप सभी को पता है कि 2 नंबर जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम क्या रहता है? तो आप सभी भाई बहनों को पता है कि उसका नाम मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश उसका नाम है। सुनते जाइए आप लोग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। बहुत शानदार बातें पढ़ेंगे आज अपने मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के बारे में कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है? दूसरा। और इसके बारे में आप सभी भाई बहनों ने पढ़ लिया है कि जो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश की बात आती है तो कमेंट करके बताइए आप लोग, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है भाई? हाँ जी, इससे पहले हमने पढ़ा था, मैंने एक पोर्शन के अंदर बताया था, पूरी सारणी के अंदर बताया था चारों भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं। हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अब सुनते जाइए, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बातें करें, सबसे प्राचीन है। यहाँ पर वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जलवायु उपादर है सर, और यहाँ का जो ढाल है वो पार्श्ववर्ती है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है। अरावली के समानांतर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो लूणी नदी है। और ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन आज की क्लास को यहां से शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखिए भी अरावली पर्वतमाला का जब बात करें निर्माण, अरावली पर्वतमाला की बात करें निर्माण के संदर्भ में कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है ये निर्माण हुआ है दोस्तों चट्टानों से। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों से। अरावली जो पर्वतमाला ये किसकी बनी हुई है? चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। अब जो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि अरावली पर्वतमाला चट्टानों से बनी हुई है, तो कौन कौन सी चट्टानों से बनी हुई है? आपके सामने मैं कुछ चट्टानों के नाम लिख रहा हूं। आपके सामने कुछ चट्टानों के नाम लिख रहा हूं कि कौन कौन सी चट्टानों से मिलकर बनी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहां से संबंधित प्रश्न आता है। जैसे मैं बात करूं, एक मैंने आपके सामने लिखा है ग्रेनाइट। कौन सा लिख दिया मैंने? ग्रेनाइट। और इसी के साथ मैंने आपके सामने लिखा है नीस, और इसी के साथ आपके सामने मैंने लिखा है सिस्टा। ध्यान से सुनते जाइए, सिस्टा, ग्रेनाइट, नीस, सिस्टा। और इसी के साथ मैंने आपके सामने लिखा है क्वार्टजाइट। कौन सा लिख दिया दोस्तों? क्वार्टजाइट। और क्वार्टजाइट के बाद मैंने आपके सामने लिखा है, ध्यान से सुनते रहिए आप लोग, एक जो नाम है वो नाम ये है धारबाड़। कौन सा नाम है दोस्तों? धारबाड़। देखिए, ग्रेनाइट, नीस, सिस्टा, क्वार्टजाइट और कौन सा लिख दिया है? धारबाड़। बहुत बार ये पेपर में प्रश्न आ जाता है, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि ये अरावली पर्वतमाला कौन सी चट्टानों से मिलकर बनी है। आप करेंगे ग्रेनाइट, नीस, सिस्टा, क्वार्टजाइट और धारबाड़ चट्टानों से मिलकर बनी है। लेकिन दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो मुख्य श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है दोस्तों? मुख्य श्रेणी।
अरावली पर्वतमाला की मुख्य श्रेणी कौन सी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है? आपका आंसर आना चाहिए क्वार्टजाइट चट्टानों की। कौन सी चट्टानों की? क्वार्टजाइट चट्टानों से मिलकर बनी है आपकी अरावली पर्वतमाला। लेकिन दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आपका आंसर आना चाहिए अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? आप करेंगे ग्रेनाइट चट्टान है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अरावली पर्वतमाला की अगर अपने बात करें तो आपको पता चल गया है कि अरावली पर्वतमाला चट्टानों से मिलकर बनी है। तो चट्टानों का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले चट्टानों का अध्ययन किसने किया था? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए, प्रश्न पक्का निकलेगा। डॉक्टर एम एन हेरान, ध्यान से सुनते रहिए, डॉक्टर एम एन हेरान नाम का व्यक्ति था। दोस्तों ध्यान से सुनिए, डॉक्टर एम एन हेरान, जो डॉक्टर एम एन हेरान थे, इन्होंने सबसे पहले किसका अध्ययन किया था? आप कहेंगे सर इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था चट्टानों का। कब अध्ययन किया था डॉक्टर एम एन हेरान ने? इनका अध्ययन कब किया था? आप कहेंगे सर डॉक्टर एम एन हेरान ने सबसे पहले चट्टानों का अध्ययन किया था 1923 में। सुनते रहिए, अरावली पर्वतमाला किसकी बनी है? चट्टानों की। अरावली कौन सी चट्टानों की बनी हुई है? आप कहेंगे सर ग्रेनाइट, नीस, सिस्टा, क्वार्टजाइट, धारवाड़। लेकिन अरावली पर्वतमाला की मुख्य श्रेणी कौन सी चट्टानों की बनी हुई है? क्वार्टजाइट चट्टानों की। लेकिन अरावली पर्वतमाला में पाया जाने वाला सर्वाधिक चट्टानी भाग कौन सा है? आप कहेंगे सर ग्रेनाइट। ये प्रश्न आया था जो ग्रेनाइट महिला सुपरवाइजर के अंदर, महिला सुपरवाइजर 2016 के अंदर प्रश्न आया था, अरावली में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टान है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक बार एसआई के अंदर प्रश्न आया था कि अरावली पर्वतमाला की मुख्य श्रेणी कौन सी चट्टानों की बनी हुई है, तो आपका आंसर आना चाहिए था कि क्वार्टजाइट चट्टानों की बनी हुई है। लेकिन अरावली पर्वतमाला का चट्टानों से मिलकर एक बना हुआ है अरावली पर्वतमाला जो भाग है, लेकिन अरावली पर्वतमाला का भाग तो चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले डॉक्टर एम एन हेरान ने किया था। कौन से व्यक्ति ने? डॉक्टर एम एन हेरान ने। कब किया था दोस्तों? कमेंट में बताइए। 1923 में। कब किया था दोस्तों? 1923 में। सुनते जाइए और कौन सी बात पढ़नी है। आइए नेक्स्ट जो बात है अपनी बात पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों से पूछा जाता है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, आप लोगों से पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला का निर्माण के बारे में और कौन सी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, अरावली पर्वतमाला के निर्माण के बारे में और कौन सी बात हमें पता होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला के निर्माण के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है ये पृथ्वी की प्लेटों की गति से हुआ था। पृथ्वी की प्लेटों की, जो पृथ्वी है ये पृथ्वी किसमें बंटी हुई है भाई? प्लेटों में बंटी हुई है। और पृथ्वी की प्लेटों में कौन सी गति से इसका निर्माण हुआ था? तो आपका आंसर आना चाहिए कि पृथ्वी की प्लेटों की अभिसारी गति से। कौन सी गति से इसका निर्माण हुआ है? अभिसारी गति से इसका निर्माण हुआ है। प्रश्न क्या है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों में कौन सी गति से हुआ था? अभिसारी गति से। अब अभिसारी गति से जब इसका निर्माण हुआ, अभिसारी गति से पड़ने वाले किससे हुआ था? तो आपका आंसर आना चाहिए था वलन। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? तो इसी कारण इसको कहा जाता है वलित पर्वतमाला। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? वलित पर्वतमाला कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, वलित पर्वतमाला कहा जाता है। और वलित पर्वतमाला के साथ साथ इसी अरावली पर्वतमाला को इसी कारण कहा जाता है दोस्तों मोड़दार पर्वतमाला। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? मोड़दार पर्वतमाला भी कहा जाता है। ध्यान से सुनते जाइए, प्रश्न क्या है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों में कौन सी गति के कारण हुआ था? अभिसारी गति के कारण। अभिसारी गति के कारण पड़ने वाले बलन से हुआ था। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करें अरावली पर्वतमाला की, अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्लेटों की, पृथ्वी हमारी प्लेटों में बंटी है। जैसे दो प्लेटें आपस में ऐसे आके जब टकराती है, दो प्लेटें ऐसे आके जब आपस में टकराती है और टकराने के बाद जो इनके अंदर जो वलन पड़ता है, इस वलन से इसका निर्माण हुआ है। इसी कारण इसको वलित पर्वतमाला या मोड़दार पर्वतमाला भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों खास बात क्या है यहां पर याद रखने योग्य, अरावली पर्वतमाला के निर्माण के समय अरावली पर्वतमाला की अगर आपसे पूछी जाती है कि अरावली पर्वतमाला की निर्माण के समय
औसत ऊंचाई कितनी थी? तो दोस्तों आपका आंसर आना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला के निर्माण के समय अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई थी 2800 मीटर। कितनी ऊंचाई थी दोस्तों? 2800 मीटर। ध्यान से सुनते रहिए। अरावली पर्वतमाला का जब निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, उस टाइम अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि ये वर्तमान के अंदर क्या रह गई? दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करता हूं कि अरावली पर्वतमाला की वर्तमान के अंदर औसत ऊंचाई कितनी है, तो वर्तमान के अंदर जब औसत ऊंचाई की बात आती है तो आपका आंसर आना चाहिए कि वर्तमान के अंदर इसकी औसत जो ऊंचाई है ये रह गई है दोस्तों 930 मीटर। कितनी रह गई है दोस्तों? 930 मीटर। लेकिन अरावली के निर्माण के समय औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। वर्तमान में कितनी रह गई है? 930 मीटर रह गई है। इसी कारण दोस्तों अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगर प्रश्न आता है कि अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है दोस्तों, अगर पूछा जाता है प्राचीन काल के संदर्भ में, तो प्राचीन काल के अंदर अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? और प्रश्न एक ये भी बनता है कि वर्तमान काल के अंदर अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? दोस्तों दोनों प्रश्न अलग है। प्राचीन काल में अरावली पर्वतमाला को वलित पर्वतमाला कहा जाता था, लेकिन वर्तमान काल के अंदर अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है। कौन सी पर्वतमाला कहा जाता है? अवशिष्ट। देखो निर्माण के समय औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी तो वलित पर्वतमाला कहलाई थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन क्या हुआ? अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कम हो रही है, यानी घट रही है। अरावली पर्वतमाला दिन प्रतिदिन हमारे को एक अवशेष के रूप में मिल रही है। तो अरावली पर्वतमाला वर्तमान के अंदर कौन सी श्रेणी की पर्वतमाला है? आप कहेंगे सर अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। कौन सी श्रेणी की पर्वतमाला है? अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। अब सुनते जाइए दोस्तों। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं प्रश्न की, तो कौन सा प्रश्न सर आता है? दोस्तों ध्यान से सुनिए। अरावली पर्वतमाला की पूछ ली जाती है तुलना। अरावली पर्वतमाला की क्या पूछी जाती है? तुलना से संबंधित कई बार प्रश्न आता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। अरावली पर्वतमाला की तुलना, अरावली पर्वतमाला की जब तुलना की बात आए तो आपको क्या याद रखना है? दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। अरावली पर्वतमाला की तुलना से संबंधित आपको मुख्यतः 3 बातें याद करके चलना है। कितनी बातें याद करके चलना है मेरे दोस्त? 3 बातें पेपर के संदर्भ में हमको याद करके चलना है। कौन सी 3 बातें? दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। अगर मैं बात करता हूं अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है? आप कहेंगे सर पर्वत से की जा सकती है। किससे की जा सकती है? पर्वत से। अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जा सकती है? आपका आंसर आना चाहिए कि वाद्य यंत्र से या वाद्य यंत्र से अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। और अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों मानव शरीर के साथ। किसके साथ की जाती है? मानव शरीर के साथ भी अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए, आपको आनंद आएगा कि कौन कौन सी अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की तुलना पर्वतमाला से की जाती है। और कौन सी पर्वतमाला से की जाती है? आपका आंसर आना चाहिए अपलेशियन पर्वतमाला से। कौन सी पर्वतमाला से की जाती है? आपका आंसर आना चाहिए अपलेशियन पर्वतमाला से। और जो अपलेशियन पर्वतमाला है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपलेशियन पर्वतमाला कौन से देश की पर्वतमाला है? तो आप कहेंगे सर ये तो यूएसए की पर्वतमाला है। कौन से देश की पर्वतमाला है? यूएसए में पड़ती। जिस तरह आपके राजस्थान के अंदर, जिस तरह आपके भारत के अंदर अरावली पर्वतमाला है, इसी तरह अगर एक पर्वतमाला और भी है विश्व के अंदर, कौन से देश में? यूएसए में है। और इसका नाम कौन सा है? अपलेशियन पर्वतमाला। वाद्य यंत्र की बात करूं, ध्यान से सुनते जाइए। वाद्य यंत्र की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की तुलना तानपुरा वाद्य यंत्र से की जाती है। कौन से वाद्य यंत्र से? तानपुरा वाद्य यंत्र। तानपुरा आप सब जानते हैं, तानपुरा किसे कहते हैं? तानपुरे का ही दूसरा नाम है दोस्तों तंदूरा। कौन सा नाम है दोस्तों? तंदूरा। तंदूरा या तानपुरा की बात करें तो इसके साथ अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है, क्योंकि जैसे आकृति आपके तंदूरे की होती है, तानपुरे की होती है, वैसी आकृति राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की भी है। लेकिन दोस्तों अगर अपनी बात करें कि मानव शरीर के कौन से अंग के साथ की जाती है, तो मानव शरीर के कर्ण के साथ की जाती है। कर्ण का मतलब आपको पता है कि कर्ण किसको कहा जाता है? कान को कहा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला की तुलना मानव शरीर के कौन से अंग के साथ की जाती है? आप कहेंगे सर कर्ण के साथ की जाती है, कान के साथ की जाती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अपने आगे बढ़ेंगे दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। आगे आपको क्या पता होना चाहिए? दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर मैं बात करूं
जैसे अपने पास यहाँ पर आपका राज्य है और इस राज्य का नाम जैसे आपको पता है, इस राज्य का नाम तो राजस्थान है। इस राज्य का नाम कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। ये लो दोस्तों, मैं राजस्थान की आकृति आपके सामने यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते रहें, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला से संबंधित कभी भी एग्जाम के अंदर प्रश्न गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने आपके सामने, ये बनाया है आपकी अरावली पर्वतमाला के लिए डायग्राम बनाया है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में हमें अरावली पर्वतमाला नजर आनी चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की बात करें तो भौतिक प्रदेश के अंदर हमने पढ़ा है कि ये जो भाग है यहां से लेकर और ये जो भाग नजर आ रहा है आपको, ये भौतिक भाग कौन सा है? आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अब सुनते जाइए, इस मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अगर अपने बात करते हैं यहां पर राजस्थान के इस साइड एक सागर है और इस सागर की अगर अपने बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जैसे ये सागर है आपके पास, ये सागर है और इस सागर के अंदर अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए, जैसे राजस्थान में एक सागर है, यहां पर एक सागर है, ये लो दोस्तों, ये बना दिया मैंने सागर है। ये जो सागर है राजस्थान के अंदर, जैसे मैंने बात की कि इस सागर का जो नाम है, इस सागर का क्या है दोस्तों? नाम। और इस सागर का जो नाम है, जैसे मैं बात करूं कि इस सागर का नाम है अरब सागर। कौन सा सागर है दोस्तों? जैसे मैंने आपके सामने बताया कि इस सागर का जो नाम है वो नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर इस सागर का नाम तो अरब सागर है। इस सागर का नाम कौन सा है मेरे दोस्त? आपके सामने लिख दिया है अरब सागर। अब जो अरब सागर है, अरब सागर के अंदर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर इस द्वीप का नाम तो लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है मेरे दोस्त? लक्षद्वीप है। इसी लक्षद्वीप के अंदर एक द्वीप और भी है और इस द्वीप का नाम मिनिकॉय द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? मिनिकॉय द्वीप है। ये लो आपके सामने है आपका मिनिकॉय द्वीप, ये आपके सामने है। अगर अपने बात करते हैं मिनिकॉय द्वीप की, दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, ये लो आपके सामने आपका मिनिकॉय द्वीप। अब अरावली पर्वतमाला कहां से शुरू होती है? अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से निकलने वाली पर्वतमाला कौन सी है? आप कहेंगे सर अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। ये देखो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से शुरू होकर यहां तक चलती है और यहां पर जो इसके ऊपर जो भाग आता है, इस भाग का नाम कौन सा है? सभी भाई बहन बताएंगे कि इस भाग का जो नाम है इसको कहा जाता है दोस्तों खेड़ब्रह्म। क्या कहा जाता है दोस्तों? खेड़ब्रह्म कहा जाता है। खेड़ब्रह्म स्थान या इसी का ही नाम है पालनपुर। ये खेड़ब्रह्म या पालनपुर की बात करें कि ये स्थल भाग है जो कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये भाग तो गुजरात राज्य का है। कौन से राज्य का भाग है? तो आप कहेंगे ये तो गुजरात राज्य का भाग है। ये लो दोस्तों, अब क्या होता है कि अरावली पर्वतमाला अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है। शुरू होने के बाद जो आपका ये भाग है खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात, यहां तक जो अब अरावली पर्वतमाला चलती है, तो ये कौन से भाग में चलती है? आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये तो जलीय भाग में है। कौन से भाग में नजर आती है? जलीय भाग में। लेकिन क्या होता है दोस्तों, खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात के बाद अरावली पर्वतमाला आपको कौन से भाग में नजर आती है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला इससे आगे आपको स्थलीय भाग में नजर आती है। कौन से भाग में नजर आती है? तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कौन से भाग में नजर आएगी? स्थलीय भाग में। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला कितने भाग तक जलीय क्षेत्र में रहती है? तो खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात तक कौन से भाग में नजर आती है? जलीय भाग में। और इसके बाद कौन से भाग में आती है? स्थलीय भाग में। अब इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में कौन सी जगह से प्रवेश करती है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर सिरोही जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों कौन से जिले से प्रवेश करती है? सिरोही जिले से। और राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद इस तरह राजस्थान में प्रवेश करने के बाद और जाती है। अब राजस्थान में कहां तक चलती है? तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर ये चलती है खेतड़ी तक। और जो खेतड़ी स्थल है ये कौन से जिले में पड़ता है? तो आपका आंसर आना चाहिए सभी भाई बहन का कि खेतड़ी जो है ये झुंझुनू में पड़ता है। खेतड़ी कहां पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। अब खेतड़ी के बाद क्या होता है कि अरावली पर्वतमाला आगे चलती है और आगे चलने के बाद दोस्तों यहां तक चलती है। अब यहां पर इसके ऊपर एक पर्वत चोटी ऊंची बनी हुई है, इसका नाम कौन सा है? तो इसका नाम है मेरे दोस्त रायसीन पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? रायसीन पहाड़ी है।
ध्यान से सुनते जाइए। आप सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते रहे और क्लास के आनंद लेते रहे। आपको लगता है कि क्लास वास्तव में शेयर करने के योग्य है तो आप शेयर करते रहें। दोस्तों ध्यान से सुनिए। अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से शुरू हुई और खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात तक जलीय भाग में थी। इसके बाद स्थलीय भाग में आई, सिरोही से राजस्थान में प्रवेश किया। राजस्थान को क्रॉस करते हुए खेतड़ी झुंझुनू से बाहर निकलती है और यहां से क्रॉस करने के बाद ये जाती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर इसके ऊपर एक पहाड़ी है जिसका नाम कौन सा है? रायसीन पहाड़ी। और इसी रायसीन पहाड़ी की मैं बात करूं, इसी रायसीन पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसी रायसीन पहाड़ी के ऊपर क्या बना हुआ है? आप कहेंगे सर इसी रायसीन पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है मेरे दोस्तों? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? आप कहेंगे सर रायसीन पहाड़ी पर। अरावली पर्वतमाला का अंतिम बिंदु कौन सा है? रायसीन पहाड़ी। और रायसीन पहाड़ी पर कौन सा भवन बना हुआ है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति भवन। अब सुनते जाइए। तो ये राष्ट्रपति भवन है आपका। इस राष्ट्रपति भवन की बात करें तो इस राष्ट्रपति भवन का मूल नाम क्या है? पेपर में पूछा जाता है कि इस राष्ट्रपति भवन का मूल नाम क्या है। तो मूल नाम की जब बात आएगी आपको बताना पड़ेगा इसका मूल नाम वायसरीगल लॉज है। वायसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि राष्ट्रपति भवन का मूल नाम क्या था? वायसरीगल लॉज था। अब सुनते जाइए। राष्ट्रपति जो भवन है इसके अंदर क्या लगा हुआ है दोस्तों? पत्थर। और ये पत्थर कौन से रंग का लगा हुआ है? आपका आंसर आएगा कि सर ये लाल रंग का पत्थर है। कौन से रंग का पत्थर है? लाल रंग का पत्थर है। और जो ये लाल रंग का पत्थर है ये राजस्थान के अंदर 2 जिलों से लेके गए थे। कौन से 2 जिलों से लेकर गएंगे? तो आप बताएंगे एक तो गए थे धौलपुर जिले से। कौन से जिले से दोस्तों? धौलपुर जिले से। और एक जिला था जिसका नाम था मेरे दोस्त करौली। राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले से लाल पत्थर ले जाया गया था और राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। अब इसी कारण जो धौलपुर जिला है इसी धौलपुर जिले को कहा जाता है दोस्तों रेड डायमंड सिटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि राजस्थान के कौन से शहर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर आना चाहिए कि रेड डायमंड सिटी के नाम से धौलपुर जिले को जाना जाता है। अब सुनते जाइए। तो आपका ये राष्ट्रपति भवन है इसका मूल नाम वायसरीगल लॉज है, लेकिन इसका नक्शा कब बना था? आप कहेंगे सर इसका जो नक्शा था ये नक्शा 1911 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया था? तो आपका आंसर आना चाहिए कि कौन से व्यक्ति ने इसका नक्शा तैयार किया था। आप कहेंगे सर इसका नक्शा तो एडविन लुडविन ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? एडविन लुडविन नाम के व्यक्ति ने किसका नक्शा बनाया था? राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया था। रायसीन पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जिसके अंदर लाल पत्थर लगा हुआ है। और ये जो लाल पत्थर है ये कहां से गया था? तो आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले से गया था। लेकिन धौलपुर जिले को क्या कहा जाता है? रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। अब सुनते जाइए दोस्तों। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अरावली से संबंधित कौन कौन सी बातें हमें पता होना चाहिए ताकि हमारी सारी बातें क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी बातें जो अरावली के संदर्भ में हमें पता होना चाहिए। अरावली के संदर्भ में जो बात मैंने आपको बताई है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर सिरोही से लेकर झुंझुनू तक फैली हुई है। अब देखते जाइए प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न आपके सामने आएगा जैसे प्रश्न ये है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है? ये जो है दिशा आपकी कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। और ये जो दिशा है इस दिशा का नाम कौन सा है? उत्तर पूर्व। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। लेकिन क्या होता है दोस्तों अगर अपने बात करते हैं अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में जाने पर अरावली का विस्तार क्या होता है? घटता है। लेकिन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जाने पर अरावली का विस्तार क्या होता है? बढ़ता है। प्रश्न आएगा कि अरावली का विस्तार कहां से कहां है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। लेकिन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में देखने पर अरावली का विस्तार बढ़ता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर देखने पर अरावली का विस्तार घटता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ध्यान से सुनिए। प्रश्न आएगा आपके सामने कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? देखो भारत में कहां से कहां तक है? इससे पहले खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से पहले अरावली पर्वतमाला कौन से भाग में नजर आ रही थी? जलीय भाग में। इसके बाद क्या होता है कि खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात के बाद अरावली पर्वतमाला आपकी स्थलीय भाग में आती है। खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीन पहाड़ी तक है। और ये रायसीन पहाड़ी कहां पे बनी हुई है? तो आप कहेंगे रायसीन पहाड़ी तो दिल्ली में है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत के अंदर
खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेन पहाड़ी दिल्ली तक है। लेकिन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सिरोही जिले से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। लेकिन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जाने पर अरावली का विस्तार देखो यहां पर बढ़ रहा है और इधर जाने पर अरावली का विस्तार क्या हो रहा है, घट रहा है दोस्तों। अब प्रश्न क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। प्रश्न आपके सामने ये प्रश्न आएगा कि अरावली पर्वतमाला की अगर आपसे पूछी जाती है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, क्या पूछी जाती है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। लेकिन अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई आपसे पूछी जाती है राजस्थान राज्य में, तो राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। अगर पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का 80% भाग कौन से राज्य में है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान राज्य के अंदर अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत भाग है, 80% भाग अरावली पर्वतमाला का राजस्थान राज्य में। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, आप कहेंगे सर कुल लंबाई 692 किलोमीटर है भारत में, खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेन पहाड़ी दिल्ली तक। लेकिन राजस्थान में सिरोही से लेकर झुंझुनू तक अगर अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर रहती है। लेकिन इसी के साथ अगर अपने बात करें दोस्तों तो अरावली पर्वतमाला का 80% जो भाग है ये कौन से राज्य में है, तो आप कहेंगे सर ये तो राजस्थान राज्य में है। और इसी के साथ दोस्तों अगर अपने आगे पढ़े तो आगे कौन सी बात आपको पता होना चाहिए, दोस्तों ध्यान से सुनिए। अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे हैं हम लोग, किससे संबंधित बात कर रहे हैं, विस्तार से संबंधित। अरावली पर्वतमाला के विस्तार से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। अरावली पर्वतमाला की जब विस्तार की बात आती है और भी कोई बातें आपको पता होना चाहिए क्या, बिल्कुल आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। दोस्तों कौन कौन सी बातें आपको पता होना चाहिए, दोस्तों ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे मैं बात करता हूं अरावली पर्वतमाला, आपसे पूछा जाएगा अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक क्या पूछेगा, विस्तार पूछेगा। अगर अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार पूछा जाता है या अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक आपसे पूछी जाती है दोस्तों चौड़ाई, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार, आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम विस्तार अरावली का कौन से जिले में है। और न्यूनतम विस्तार के साथ अगर आपसे न्यूनतम चौड़ाई भी पूछेगा तो भी आपको सेम आंसर देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब अरावली का सबसे आपसे पूछा जा सकता है अरावली का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, अरावली का सबसे ऊंचा शहर। इसके बाद अरावली का सबसे आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों नीचा शहर। ऊंचा शहर पूछ रहा है तो वो आपसे अरावली का नीचा शहर भी पूछने की कोशिश करेगा। दोस्तों ध्यान से सुनते थे। अगर अपने बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में, न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में, अरावली का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है और अरावली का सबसे नीचा शहर कौन सा है, ये बातें पता होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करता हूं जैसे अगर अपने जैसे बात करें दोस्तों ध्यान से सुनिए, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला का उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में मेरे दोस्त, उदयपुर जिले में। ये लो दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, आपका आंसर आना चाहिए उदयपुर जिले में है। चौड़ाई भी पूछी सर्वाधिक कहां है, उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार न्यूनतम चौड़ाई की जब बात करेगा आपका आंसर आना चाहिए न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम चौड़ाई राजस्थान के कौन से जिले में है, आप कहेंगे सर अजमेर जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा शहर है इसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर माउंट आबू। और माउंट आबू जो शहर है ये कौन से जिले का भाग है, तो आपका आंसर आना चाहिए सभी भाई बहन का कि सिरोही जिले का भाग है। राजस्थान का सबसे नीचा शहर कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों राजस्थान का सबसे नीचा शहर पुष्कर है। और पुष्कर की मैं बात करूं तो पुष्कर जो शहर है ये कौन से जिले का भाग है, आप कहेंगे सर अजमेर जिले का। राजस्थान में अरावली का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू, सबसे नीचा शहर पुष्कर, अजमेर। लेकिन अरावली के सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है अरावली का, तो आप कहेंगे उदयपुर में। और सबसे न्यूनतम विस्तार अरावली का कहां पे है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार या अरावली का संकीर्ण मार्ग कहां पे है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान के अजमेर जिले में। इसके बाद दोस्तों अगर अपने बात करते हैं
तो अरावली से संबंधित काफी सारी बातें पूछी गई है और काफी बातें हमें पता होना चाहिए। अब प्रश्न क्या आता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं जैसे आपकी अरावली पर्वतमाला है, ये दोस्तों जैसे अपने बात करें कि ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। अब अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, ये साइड पश्चिम है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में एक नदी बहती है। इस नदी का नाम कौन सा है? पेपर में बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है कि अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरने वाली नदी का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर लूनी नदी। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में समानांतर बहने वाली नदी का नाम कौन सा है? आपका आंसर आएगा लूनी नदी। लेकिन प्रश्न क्या है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आप कहेंगे सर NH8। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH8। अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली दो नदियों के नाम बताओ। आप कहेंगे दो नदियां निकलती है, एक का नाम लूनी है और एक नदी का नाम लूनी है और एक नदी का नाम दोस्तों बनास नदी है। अरावली पर्वतमाला के मध्य से गुजरने वाली दो नदियां हैं, एक का नाम लूनी है और एक का नाम कौन सा है दोस्तों? बनास। लेकिन अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में समानांतर गुजरने वाली नदी कौन सी है? लूनी है। और अरावली पर्वतमाला के इसी के साथ पूछे पश्चिम में समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे सर पश्चिम में गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम तो NH8 है, जो राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है राजस्थान का? आप कहेंगे सर NH8 ही है। अब इसके बाद क्या पता होना चाहिए? अरावली पर्वतमाला की और बातें पढ़े दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अरावली पर्वतमाला की और भी बातें करें तो जैसे आपकी ये अरावली पर्वतमाला है और इस अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में। कौन से 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइए। कौन से 3 भागों में बांटा गया है? तो देखिए जो ये भाग है इसको कहा जाता है मेरे दोस्त उत्तरी अरावली। क्या कहा जाता है इसको? उत्तरी अरावली कहा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगर मैं ध्यान से सुनिए आप लोग, तो ये बीच वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसको मध्यवर्ती अरावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मध्यवर्ती अरावली कहा जाता है। और मध्यवर्ती अरावली के बाद जो ये भाग है इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसको दक्षिणी अरावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणी अरावली कहा जाता है। अब सुनते जाइए यहां से संबंधित प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए। उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी, मध्यवर्ती अरावली की ऊंची चोटी और आपके दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटियां यहां से पूछी जाती है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इस ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? ये पूछा जाएगा। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है? ये पता होना चाहिए। और दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है? हमें ये भी दोस्तों पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है सर रघुनाथगढ़। कौन सी ऊंची चोटी है मेरे दोस्त? रघुनाथगढ़। ध्यान से सुनते जाइए। रघुनाथगढ़ ऊंची चोटी है, राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? आप कहेंगे सीकर में। इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्तों? 1055 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों इसकी? 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहेंगे रघुनाथगढ़। कहां पड़ती है? सीकर में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। अब सुनते जाइए। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्यवर्ती अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है आप कहेंगे सर टोडगढ़ है। और टोडगढ़ ऊंची चोटी कौन से जिले में पड़ती है? आपका आंसर आना चाहिए कि अजमेर जिले में। तो टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी है? आपका आंसर आना चाहिए 933 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 933 मीटर। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़। टोडगढ़ कहां पड़ती है? अजमेर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, प्रश्न आएगा मध्यवर्ती अरावली का केंद्र बिंदु कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली का केंद्र बिंदु पूछा जाता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा मध्यवर्ती अरावली का केंद्र बिंदु तारागढ़ है। और तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? आप कहेंगे 870 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 870 मीटर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहेंगे सर टोडगढ़ है। लेकिन मध्यवर्ती अरावली का केंद्रीय भाग कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों
तारागढ़ है। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। अब सुनते जाइए, प्रश्न आएगा, जैसे प्रश्न की अगर अपने बात करते हैं, दक्षिणी अरावली, कौन सी अरावली है? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम कौन सा है? आपका आंसर आएगा सर गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर ऊंची चोटी राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? आपका आंसर आना चाहिए राजस्थान के सिरोही जिले में। गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? आपका आंसर आना चाहिए कि सर 1722 मीटर ऊंची है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है और सिरोही में पड़ती है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। लेकिन क्या है दोस्तों, इसके ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है और मंदिर सहित अगर ऊंचाई पूछता है तो आपका आंसर आना चाहिए 1727 मीटर। क्योंकि जो ऊंची चोटी है इसके ऊपर अगर अपने बात करें तो इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा मंदिर भी है, तो 1722 प्लस 5 करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 1727 मीटर। एक बार अगर अपने बात करें प्री बीएससी के अंदर प्रश्न आया था 2018 के 19 के अंदर प्रश्न आया था दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी फीट है? तो आंसर कितना सही था? 5650 फीट। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5650 फीट। अगर मीटर में पूछे 1722 मीटर, मंदिर सहित पूछे तो इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? आपका आंसर आना चाहिए कि गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों संतों का शिखर। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि संतों का शिखर किसे कहा जाता है? आप कहेंगे गुरु शिखर को कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों देखिए, आज की क्लास के अंदर जो बातें आपने पढ़ी है आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन कौन सी बातें आज की क्लास के अंदर हमने देखी है। तो सभी भाई बहन देखिए, एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार हम क्लास को रिवाइज के तौर पे ले रहा हूं आपके सामने ताकि हमारी सारी बातें क्लियर हो जाए। मध्यवर्ती अरावली का निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से हुआ है? आपका आंसर आना चाहिए ग्रेनाइट, नीस, सिस्टा, क्वार्टजाइट और धारवाड़ श्रेणी से। लेकिन सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। मुख्य श्रेणी कौन सी है इसकी? क्वार्टजाइट। अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर एम.एन. हेरान ने। कब किया था? 1923 में। इसके बाद क्या हुआ कि इसका निर्माण पृथ्वी की 2 प्लेटों से हुआ है। अब इस सारी गति से पड़ने वाले बलन से, इसी कारण इसको वलित पर्वतमाला या मोड़दार पर्वतमाला भी दोस्तों कहा जाता है। लेकिन क्या है, इसकी औसत जो ऊंचाई है ये कितनी थी? 2800 मीटर थी निर्माण के समय, लेकिन वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। इसी कारण अरावली पर्वतमाला प्राचीन काल में वलित श्रेणी की पर्वतमाला थी और वर्तमान काल के अंदर अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला को वलित पर्वतमाला या मोड़दार पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। और क्या पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अरावली पर्वतमाला की तुलना की बात करें तो विश्व के अंदर तुलना की जाती है अपलेशियन पर्वतमाला से, जो यूएसए देश में पड़ती है। वाद्य अंतर पूछे तानपुरा से की जाती है, तंदूरा के साथ की जाती है। और मानव शरीर के साथ पूछे तो कर्ण के साथ की जाती है, कान के साथ अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है? अरब सागर से होती है दोस्तों। इसी कारण अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कि अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है। अब सुनते जाइए, अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से शुरू होकर खेड़ब्रह्म, पालनपुर, गुजरात तक जलीय भाग में है। और इसके बाद कौन से भाग में नजर आती है? आप कहेंगे सरस्थलीय भाग में। राजस्थान में सिरोही से लेकर झुंझुनू, खेतड़ी, झुंझुनू तक फैली हुई है और इसका अंतिम बिंदु रायसीन पहाड़ी दिल्ली है। रायसीन पहाड़ी दिल्ली के अंदर क्या है कि इसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और इस राष्ट्रपति भवन का मूल नाम कौन सा है? बायश्रीगल लॉज है। बायश्रीगल लॉज कौन से पत्थर से बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। और ये लाल पत्थर कहां से गया था? धौलपुर करौली से गया था, आपके राज्य राजस्थान से गया था। इसी कारण राजस्थान के अंदर धौलपुर जिले को रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, लेकिन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के अंदर जाने पर अरावली का विस्तार घटता है, लेकिन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जाने पर अरावली का विस्तार बढ़ जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में समानांतर गुजरने वाली अगर अपने नदी की बात करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए कि अरावली का पश्चिम में गुजरने वाली नदी लूणी है। इसी के साथ अगर अपने बात करें विस्तार की,
अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में? आप कहेंगे उदयपुर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में? आप कहेंगे सर अजमेर में। अरावली का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? आप कहेंगे सर माउंट आबू। और अरावली का सबसे नीचा शहर कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए नीचा शहर तो पुष्कर अजमेर है। अरावली के पश्चिम में समानांतर गुजरने वाली नदी लूनी है और पश्चिम में समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 है। अरावली के मध्य से गुजरने वाली दो नदियां हैं, एक तो लूनी नदी है और एक नदी है आपकी कौन सी? बनास। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 50 सेमी वर्षा रेखा के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? 50 सेमी वर्षा रेखा के रूप में कितने भागों में बांटती है? आप कहेंगे अरावली पर्वतमाला 50 सेमी वर्षा रेखा के रूप में राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसी के साथ दोस्तों अगर अपने बात करें तो अरावली पर्वतमाला आपके सामने, अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? आपके सामने प्रश्न आएगा कितने भागों में बांटा गया? आप कहेंगे सर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, सीकर में 1055 मीटर ऊंची है। मध्यवर्ती अरावली की ऊंची चोटी टोडगढ़ है अजमेर में, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। लेकिन मध्यवर्ती अरावली का केंद्रीय भाग पूछे तो तारागढ़ चोटी है जो कहां पड़ती है? अजमेर में 870 मीटर ऊंची है। लेकिन दोस्तों दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है सिरोही जिले के अंदर, जिसको संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टाउन ने, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई मंदिर सहित पूछे तो 1727 मीटर और कितने फीट में पड़ती है? तो 5650 फीट में इसकी ऊंचाई पड़ती है। बने रहे सभी भाई बहन, और सभी भाई बहनों से गुजारिश करता हूं अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है, ये सृष्टि परिवार आपके लिए वास्तव में कुछ कर रहा है, तो आप सभी भाई बहन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आने वाली सब क्लासें हम आगे निरंतर जारी रख सकें। तो अरावली का काफी जो भाग है हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे अरावली पर्वतमाला की कुछ शेष बची हुई बातों के साथ। तब तक सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से और हमारे इस परिवार सृष्टि परिवार की तरफ से सभी भाई बहनों को एक बार फिर से नमस्कार। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।